Assalamu alaikum and hello to everyone. I am Imran Aziz. Welcome to my channel sharjah.com. आज हमारा टॉपिक जो हमारा फिज़िक्स का टॉपिक है वो है ग्रेविटेशन, उसका पार्ट 4 वेरिएशन इन जी विद एल्टीट्यूड। तो आई होप कि आपने पिछली वीडियोस भी मेरी देखी होंगी पार्ट 1, 2, 3, जिसमें मैंने ग्रेविटेशन के और प्रीवियस टॉपिक्स जैसे सेंट्रीपेटल फोर्स, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मास ऑफ द अर्थ मैंने एक्सप्लेन किए हैं। इसके अलावा मेरी पिछली वीडियोस में आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी मिलेंगे जो कि सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं। तो आप ज़रूर वो वीडियोस देखिए पहले, ताकि आपको ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ताकि फिर ये वेरिएशन इन जी वाला टॉपिक भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हमें सपोज करना है कि अर्थ जो कि एक बहुत ही ह्यूज बॉडी है, अर्थ उसका मास है me और इस अर्थ का सेंटर है जिसको हमने O से शो किया है यहाँ पर। इसी तरह से अर्थ का रेडियस भी है जो कि यहाँ RE से शो किया गया है। तो ये है रेडियस ऑफ द अर्थ। एक ऑब्जेक्ट सपोज करना पड़ेगा जो कि अर्थ के सरफेस पे मौजूद है, जिसका मास हमने लिया है m और ये पॉइंट A पर मौजूद है अर्थ के सरफेस पे। हम जानते हैं कि सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे जो g की वैल्यू होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड होती है। और जैसे जैसे बॉडी अर्थ के सरफेस से हाइट पे जाती है, एल्टीट्यूड उसका बढ़ता है, g की वैल्यू चेंज होती जाती है और g की वैल्यू डिक्रीज़ होती जाती है। जैसा कि इस फिगर में दिखाया जा रहा है कि एक उस ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से पॉइंट B तक ले जाया गया है और ये हाइट h पर इस वक्त मौजूद है। यहाँ g की वैल्यू अब 9.8 नहीं है और वो डिक्रीज़ हो चुकी है, इसलिए हमने उस g की वैल्यू को हमने gh से शो किया है, सपोज किया है, जो कि हमें फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हमें अब देखना है कि बॉडी जो है वो अर्थ के सेंटर से किस हाइट पर, कितने डिस्टेंस पर है। सरफेस से तो वो हाइट h पर है, मगर हमें ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि दोनों बॉडीज़ के बिटवीन डिस्टेंस क्या है। तो वो डिस्टेंस जो है यहाँ मैंने शो किया है, ये डिस्टेंस जो है वो RE सेंटर से सरफेस तक है जो कि रेडियस ऑफ द अर्थ है, और फिर सरफेस से पॉइंट B तक है जो कि h। इन दोनों डिस्टेंसेस का टोटल जब हम करते हैं तो वो बनता है RE + h। तो ये बॉडी जब पॉइंट B पर आएगी तो इसका अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस होगा OB या RE + h। इस डिस्टेंस पे उसके g की वैल्यू कितनी होगी उसको gh से शो किया है, उसके लिए फॉर्मूला हमें डिराइव करना है। तो लेट्स सी कि अब इस ऑब्जेक्ट पे कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। तो वो फोर्सेस जो एक्ट कर रही हैं, एक तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है जो कि ऑब्जेक्ट पर, जब वो अर्थ के सरफेस पे था, जब आप ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे होता है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो होती है, हम उसको लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वैल्यू होगी Gm_me/RE², जिसमें m जो है वो ऑब्जेक्ट का मास है और me मास ऑफ द अर्थ है और RE जो है वो रेडियस ऑफ द अर्थ है। ये F की वैल्यू ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हमने लिखा है फॉर्मूला, जिसको हमने पॉइंट A पर कैलकुलेट किया है, यानी ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन पॉइंट A पर है। अब इस ऑब्जेक्ट पे एक और फोर्स भी एक्ट कर रही है जो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उस ऑब्जेक्ट पे जो सरफेस पे होगी, वो होगा वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो इस फॉर्मूले W = mg से शो किया जाता है, जिसमें m जो है वो ऑब्जेक्ट का मास है और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ये दो फोर्सेस इस बॉडी पे एक्ट कर रही हैं। देखते हैं कि ये दो फोर्सेस बॉडी पे किस तरह एक्ट कर रही हैं। तो इस बॉडी पे जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो एक तो वेट है और एक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड है और एक ही ऑब्जेक्ट पर है। इट मीन्स कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन दोनों सेम फोर्सेस हैं जो एक ही ऑब्जेक्ट पे एट द सेम टाइम एक्ट कर रही हैं इन द सेम डायरेक्शन। इस लिहाज से F जो है वो W के इक्वल हो गया।
अब चूँकि F और W दोनों सेम फोर्सेस हैं, लेकिन दोनों फोर्सेस की कैलकुलेशन दो डिफरेंट फार्मूला से की गई है, इसलिए हम इन दोनों फोर्सेस की वैल्यूज़ हम इस फार्मूले में पुट करेंगे। अब देखिए F की वैल्यू जो है वो हमने ली थी G_m_e/RE², जो कि यहाँ F की वैल्यू हमने पुट कर दी, और वेट का जो फार्मूला है वो उसमें वेट की वैल्यू आती है mg, वो वैल्यू हमने यहाँ mg लिख दी। इट मीन्स के दोनों फोर्सेस इक्वल हो गए। यहाँ m जो है वो ऑब्जेक्ट का मास है, जो कि दोनों फार्मूलों में आ रहा है, जिसको हमने कैंसिल आउट कर दिया। तो फार्मूला कुछ इस तरह बन जाएगा कि G_m_e/RE² = g, और इसको हम अरेंज करते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g का फार्मूला बन जाएगा G_m_e/RE², जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया है। तो ये वैल्यू जो g की है ये अर्थ के सरफेस पर है, जबकि उस बॉडी का डिस्टेंस जो है वो अर्थ के सरफेस से RE है, रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर है। अब देखना यह है कि ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला हमें बताना है कि जब ऑब्जेक्ट इस हाइट h पर आ जाएगा, यानी पॉइंट B पर होगा, उस वक्त g की वैल्यू क्या होगी, यानी उसका फार्मूला क्या होगा। तो अब हम इसको रब करते हैं और अपने कैलकुलेशन को कंटिन्यू करते हैं कि अब हम देखते हैं कि RE जो है उसको हम RE² को अगर हम यहाँ g के पास ले जाते हैं तो ये g से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर ये बन जाएगी इक्वेशन G_m_e=GRE², जिसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह रहे हैं। अब ये अगर ऑब्जेक्ट पॉइंट B पे होता है, जो कि डिस्टेंस h से है सरफेस से, और सेंटर ऑफ अर्थ से ये डिस्टेंस RE+h पे है, तो अगर डिस्टेंस RE+h हो जाता है तो फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है और उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। सपोज कर लें कि उसकी वैल्यू GH हो जाती है, जैसा कि यहाँ शो किया गया है। तो अब फॉर्मूला कुछ इस फॉर्म में हो जाएगा कि GH = G_m_e/RE+h², यानी यहाँ डिस्टेंस जो है वो चेंज है, RE+h है, तो वैल्यू ऑफ G भी चेंज हो गई, जिसको हमने GH से शो किया है। वही प्रोसेस कि हम RE+h² को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लाते हैं तो ये GH से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 3 थी, जो कि इक्वेशन नंबर 4 में कन्वर्ट कर ली हमने। और इसके बाद ये दोनों इक्वेशंस देखें आप कि ये दोनों इक्वेशंस में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो इट मीन्स कि अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर दें, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 and 4, वी विल गेट द वैल्यू एज GRE² = GH+RE+h², यानी लेफ्ट हैंड साइड कॉमन हो गई तो राइट हैंड साइड हमने इक्वेट कर ली और ये इक्वेशन हमारी चेंज हो गई। इसमें हम RE+h² को हम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं तो कुछ इस तरह की इक्वेशन हो जाएगी, और ये GRE² से RE+h² डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद इस इक्वेशन में से हमें RE² नीचे ब्रैकेट में से कॉमन लेना है। तो चूंकि RE² हमने कॉमन लिया तो RE² कॉमन आया, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लगा हुआ है, तो RE को जब हम कॉमन निकालेंगे तो वो RE² बनेगा, यानी वो पावर के साथ ही कॉमन निकलता है, कोई सी भी पावर होगी, ये एक रूल है मैथमेटिक्स का। अब देखें ब्रैकेट में RE कॉमन चला गया तो यहाँ 1 बचा, मगर H में RE नहीं है लेकिन हमने कॉमन निकाला है, तो जब भी किसी टर्म में कॉमन, जिसको हम कॉमन ले रहे हैं, वो टर्म में मौजूद ना हो तो फिर वो रेसिप्रोकल बन जाता है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये RE रेसिप्रोकल में आ गया, क्योंकि यहाँ RE कॉमन हमने ले लिया था। तो इसीलिए ये RE² से RE² अब कैंसिल हो गया, और ये 1 + h/RE², इसको हम न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देते हैं, तो कुछ इसकी पावर, कुछ इसकी इक्वेशन ऐसे बन जाती है कि जब ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो फिर इसकी पावर हो जाएगी -2, और उसी तरह से जब हम इस पावर के साथ इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये एक्सपेंड होने के बाद हमारा आंसर आएगा GH = G1 - 2h/RA। ये एक्सपेंशन जो है ये आपकी बुक का हिस्सा, पार्ट नहीं है। ये एक्चुअली एक फर्स्ट ईयर का लेवल का कॉन्सेप्ट है, जिसको हम बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं, और उस थ्योरम को आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ।
बस उसको इसको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि आपको ये पता चले कि ये जो पावर -2 है ये क्यों ख़त्म हो गई और यहाँ प्लस से माइनस क्यों आ गया। तो लेट्स सी कि बाइनोमियल थ्योरम क्या है और यहाँ उसको हमने कैसे यूज़ किया है, कैसे अप्लाई किया है। नाउ स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन पे आप बाइनोमियल एक्सपेंशन का ये फॉर्मूला नज़र आ रहा है आपको। ये इतना बड़ा फॉर्मूला है, काफ़ी बहुत सारी टर्म दी हुई हैं और इसमें एक एक्सपेंशन है यानी एक एक्सप्रेशन है a प्लस बी और उसकी पावर है n, यानी इस ब्रैकेट में a प्लस बी की कोई सी भी पावर अगर हो हम उसको एक्सपेंड करके फार्मूला का बना सकते हैं। तो इस बाइनोमियल एक्सपेंशन को हम यहाँ यूज़ करते हैं अपने फॉर्मूले के लिए। तो यहाँ a और b की वैल्यू जैसा कि 1 और h अपॉन आर ई है और n की वैल्यू यहाँ -2 है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया जो हमने अभी वेरिएशन इन g का फॉर्मूला पढ़ा एक्सपेंड करने के लिए। तो हम उसको अगर एक्सपेंड करते हैं तो a की वैल्यू हम सब जगह 1 पुट कर देंगे जैसा कि यहाँ पुट हुई भी है। n की वैल्यू -2 पुट करेंगे, यहाँ पर जहाँ n आ रहा है वहाँ हम n की वैल्यू -2 पुट कर देंगे और b की वैल्यू हम पुट कर देंगे h अपॉन आर ई, जो यहाँ सब जगह h अपॉन आर ई आप देख रहे आ रहा है। तो a की जो पावर है वो डिक्रीज हो रही है, यानी पहली पावर n है, दूसरी पावर n-1 है, तीसरी पावर n-2 है एंड सो ऑन ये चल रही है। तो इसी तरह से आप देखें a की पावर जो है यहाँ -2 है, यहाँ -2-1 है, यहाँ -2 है एंड सो ऑन ये चल रही है। इसी तरह कोएफिशिएंट जो है, पहला कोएफिशिएंट वो है n, दूसरा कोएफिशिएंट है n इंटू n-1, तीसरा कोएफिशिएंट है n इंटू n-1 इंटू n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और यहाँ 1 फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल मीन्स कि अगर ये 1 होगा तो 1 ही रहेगा, 2 होगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा और अगर 3 फैक्टोरियल होगा तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा और अगर 4 होगा तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, जिसकी थ्योरी आप आगे पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में। खैर, अभी हम देखें कि फर्स्ट 3 टर्म्स हमने यहाँ पर एक्सपेंड की हैं और आगे की कोई टर्म हमने नहीं ली है। उसकी भी एक रीज़न है, एक वजह है। पहली टर्म तो a की पावर n है जो कि 1 की पावर -2 हो गया, दूसरी टर्म n इंटू a की पावर n-1 इंटू b है। n की वैल्यू -2 और a की वैल्यू a की वैल्यू 1 और उसके बाद पावर है n-1 यानी -2-1, n की वैल्यू -2 रख दी हमने यहाँ पर और b की जगह यहाँ आ गया h अपॉन आर ई और नीचे कुछ भी नहीं है यानी 1 है तो 1 आ गया। थर्ड टर्म देखें आप कि यहाँ n मल्टीप्लाई बाय n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये कोएफिशिएंट है थर्ड टर्म का। इस कोएफिशिएंट को यहाँ मैंने दिखाया है कि n की जगह -2 और फिर n-1 यानी -2-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल यानी 2 इंटू 1 जो कि बताया मैंने अभी। फिर a की पावर एक और डिक्रीज हो गई यानी n-2 हो गई, तो a की वैल्यू 1 थी और उसकी पावर n-2 यानी -2 हो गई और b की पावर 2 हो गई जो कि h अपॉन आर ई है, उसकी पावर 2 हमने लिख दी। अगली टर्म्स को हम नहीं करेंगे इसलिए कि अभी ज़रूरत नहीं है, अगली टर्म्स को हमें डिस्कार्ड करना है, नेगलेक्ट करना है। क्यों करना है? लेट्स फर्स्ट सॉल्व दिस एक्सपेंशन। 1 रेज़ टू एनी पावर इक्वल्स 1, पहली टर्म तो 1 हो गई। सेकेंड टर्म में आप देख रहे हैं कि -2 ये आ गया, 1 की पावर हो गई -2-1 यानी -3 जो कि 1 हो गई और मल्टीप्लाई करेंगे हम जब -2 से तो -2 ही रहेगा और h अपॉन आर ई भी आ गया। तो सेकेंड टर्म बनी हमारी -2h अपॉन आर ई जो इस सेकेंड टर्म को सॉल्व करके बन रही है। थर्ड टर्म को देखें आप तो थर्ड टर्म में -2 मल्टीप्लाइड बाय -3 इक्वल्स टू +6 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स 3 +3, तो ये +3 भी आ गया। इसके बाद 1 की पावर वही -2 जो कि 1 ही रहेगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो 3 ही रहेगा। उसके बाद h अपॉन आर ई की पावर 2 यानी h स्क्वायर ओवर आर ई स्क्वायर। नाउ अब ये थर्ड टर्म जो आई है हमारे पास, इसमें h का स्क्वायर हो गया है और इसके बाद जो टर्म होगी उसमें h का क्यूब होगा और आर ई का भी क्यूब होगा एंड सो ऑन ही चलता रहेगा। लेकिन हमें सेकेंड टर्म को यहीं पर रोक देना है
क्योंकि थर्ड टर्म को यहीं रोक देना है, क्योंकि h की वैल्यू RE से बहुत ही कम होती है, क्योंकि RE की वैल्यू जो है वो 10⁶ की रेंज में होती है और h की वैल्यू कुछ किलोमीटर्स में होती है। इसलिए h का जब स्क्वायर होगा और RE का स्क्वायर होगा तो वो ये टर्म जो है ये तकरीबन 0 हो जाएगी, जिसको आगे भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चूंकि ये रेशो बहुत ही छोटा बन जाएगा, यानी कि ये 0.00000 समथिंग होगा, तो ये तकरीबन ये वैल्यू 0 हो गई। तो इसलिए इस टर्म की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी, और जाहिर बात है कि जब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो आगे तो क्यूब और पावर 4 और पावर 5 चलेंगी, तो तमाम टर्म्स की वैल्यू तकरीबन ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 होंगी। इसलिए इनको थर्ड टर्म और उससे आगे वाली टर्म्स को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, और इनके डिस्कार्ड करने से इस एक्सपेंशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वैल्यूज़ बहुत ही छोटी हैं। इसलिए हमारे पास फर्स्ट और सेकंड टर्म से ही ये एक्सपेंशन पूरी हो जाएगी। तो इसीलिए इस एक्सपेंशन को हमने यहाँ इक्वल कर लिया, इसको एक्सपेंशन को हमने लिमिटेड कर लिया, यानी लिमिटेशन है यहाँ पर इसकी, ये 1 - 2h/RE ही काफ़ी है। दैट्स वाई कि हमने अपनी पिछली वाली जो इक्वेशन सॉल्व की उसमें हमने इसकी ये वैल्यू ली, जो कि मैं आपको एक मर्तबा और दिखा देता हूँ। ये देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको समझ में आया होगा कि इस फॉर्मूले में 1 + h/RE की पावर -2 ये इसमें कैसे कन्वर्ट हो गया। तो ये बायनोमियल थ्योरम के ज़रिए हुआ है, बायनोमियल एक्सपेंशन के ज़रिए हुआ है। इसमें हमने कुछ सपोजिशन किए, कुछ लिमिटेशंस किए, जब जाके ये इक्वल हुआ। और अगर आपको ईजिली इसको याद करना है तो जस्ट आप ये देख लीजिए कि अगर पावर नेगेटिव होती है तो वो सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी इस एक्सपेंशन में ब्रैकेट में सेकेंड टर्म है h/RE, दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस पावर -2, तो ये बन जाएगा -2h/RE। इट इज़ सो सिंपल टू लर्न, आपको याद करना आसान होगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गई होगी बात। तो ये हमारा फॉर्मूला डिराइव हो गया वैल्यू ऑफ g की किसी भी हाइट पर h पर। अब हमें प्रूव ये करना है कि GH की वैल्यू किसी भी हाइट पर कम हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है, जैसे कि लिखा है कि डिक्रीज़ हो जाती है जब डिस्टेंस इंक्रीज होता है, एल्टीट्यूड होता है। तो इसको प्रूफ कैसे करें, तो नेक्स्ट सेक्शन में अभी हम इसका प्रूफ देखेंगे। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सेक्शन। जी स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल्टीट्यूड, यानी यह हमें प्रूफ करना है कि g की वैल्यू एल्टीट्यूड के या हाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हाइट सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट सरफेस पे होता है अर्थ के, तो जो डिस्टेंस होता है वो RE होता है, जो हम फार्मूला लिया है हमने। इस फार्मूले से हम प्रूव करेंगे कि g की वैल्यू कैसे डिक्रीज होती है डिस्टेंस इंक्रीज करने से ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ g और me तो कांस्टेंट हैं, इसलिए हम g और me दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तब भी कांस्टेंट ही रहेगा, और इसीलिए ये कांस्टेंट हमने यहाँ लिखा। और जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोपोर्शनैलिटी का रूल है कि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट किया जाता है तो कांस्टेंट अप्लाई किया जाता है, और किसी इक्वालिटी को जब प्रोपोर्शनैलिटी में कन्वर्ट करते हैं तो कांस्टेंट को हटा देते हैं। इसका रिवर्स प्रोसेस हो गया, यानी g इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन r², वेयर r इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ। तो यहाँ आप देखें कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हमने हटाया तो फिर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ गया। इसका मतलब ये हो रहा है कि g इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², और चूँकि r जो है वो रेसिप्रोकल में है, लिहाजा g की वैल्यू जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई, क्योंकि रेसिप्रोकल मीन्स के g इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ सेंटर। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। नाउ अब हमने एक फॉर्मूले से प्रूफ कर लिया, लेकिन अब हम इसको एग्जाम्पल से प्रूफ करेंगे कि g की वैल्यू कैसे डिक्रीज होती है एल्टीट्यूड से। तो सबसे पहले हमें ये प्रूफ करना होता है सिर्फ इसमें कि अगर g की वैल्यू किसी हाइट पर चेंज होती है, GH है, तो वो सरफेस ऑफ द अर्थ वाली g की वैल्यू से कम होगी। कैसे होगी?
अब सपोज कर लें कि ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ के सरफेस पर है। जब अर्थ के सरफेस पे होगा तो जो फॉर्मूला है हमारा ये वाला, इस फॉर्मूले में h की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी h 0 हो जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट सरफेस पर है तो हाइट कुछ भी नहीं है, सिर्फ उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस सिर्फ RE है जो कि रेडियस ऑफ द अर्थ है, जो अर्थ के सेंटर से है। तो हम इस फॉर्मूले में h की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, जो यहाँ हमने पुट कर दी। तो 0 पुट करने से क्या हुआ कि 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो गया और 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज ऑल्सो 0। देयरफॉर दिस ब्रैकेट विल बिकम 1। ये 1 माइनस 0 यानी 1 आ जाएगा और 1 मल्टीप्लाई बाय g आ जाएगा। इट मीन्स कि अगर हाइट 0 है, यानी ऑब्जेक्ट को हम हाइट पे लेके नहीं जा रहे, सरफेस ऑफ द अर्थ पे है, तो जो g की वैल्यू होगी वो वही होगी जो कि g की वैल्यू सरफेस पे है, जो कि यहाँ आ गई, जो कि 9.8 है। अब अगर ऑब्जेक्ट को हम किसी हाइट पर ले जाते हैं सरफेस ऑफ अर्थ से उठा के, तो इसका मतलब ये होगा कि h की वैल्यू 0 से ज़्यादा हो जाएगी। सपोज कर लें कि h की वैल्यू 10 किलोमीटर्स है, हम ऑब्जेक्ट को 10 किलोमीटर्स ऊपर ले गए। जब हम 10 किलोमीटर्स ऊपर ले गए तो इट मीन्स कि उसका डिस्टेंस हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो 10,000 मीटर आ रहा है। अब हमें h की जगह इस 10,000 मीटर्स को पुट करना है इस फॉर्मूले में, और h की वैल्यू इस फॉर्मूले में अगर हम 10,000 पुट करते हैं तो और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर रेडियस ऑफ द अर्थ से डिवाइड करते हैं, तो ये आता है 0.00033125 एंड दिस decimal when subtracted from 1 gives 0.996। ये आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। अब ब्रैकेट में आ गया 0.996, इट मीन्स कि ये वैल्यू बन गई 0.996 g फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और g की वैल्यू 9.8 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.996 को तो फिर ये वैल्यू आएगी 9.76 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, यानी 10 किलोमीटर्स हाइट पर g की वैल्यू अब आ रही है 9.76, जो कि सरफेस ऑफ द अर्थ पे g की वैल्यू से कम आई है। बहुत थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस आया, यानी g की वैल्यू डिक्रीज हो गई। तो ये फॉर्मूला हमारा बिल्कुल वैलिड है और इस फॉर्मूले से हम ये प्रूव कर सकते हैं, और हमने प्रूव कर दिया कि g की वैल्यू एक तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस ऑफ द अर्थ या डिस्टेंस के, एल्टीट्यूड के, और दूसरी बात ये कि ये डिक्रीज होती है। जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे g की वैल्यू डिक्रीज होती है। ऑब्जेक्ट जैसे जैसे ऊपर जाता है वे g की वैल्यू में कमी आती जाती है, बहुत थोड़ी आती है लेकिन आती है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि g की वैल्यू कैसे वेरी करती है हाइट के साथ साथ। उसके लिए हमने फार्मूला प्रूफ कर दिया, और उसके साथ साथ हमने ये भी प्रूफ कर दिया कि हाइट के साथ g की वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वो भी प्रूफ कर दिया। और एग्जाम्पल से हमने इसको मज़ीद हमने एग्जाम्पल से इसको चेक भी कर लिया इस फॉर्मूले की वैलिडिटी को। तो आई होप को आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से व्यू करेंगे। इस वीडियो को देखिए अच्छी तरह से और इसको बार बार देखें, क्योंकि थोड़ा सा ये टॉपिक जो है वो डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू द लेवल ऑफ मैट्रिक। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स में मुझे लिख सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चंस को, क्वेरीज़ को आंसर कर दूँ। तो जब तक आप अपना ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हम मुझे इजाज़त दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरी वीडियोस जो नई आ रही हैं आपको वो फ़ौरन से मिल सके। ये सिलसिला जारी रहेगा और आपको आपके तमाम सिलेबस से रिलेटेड वीडियोस मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के हवाले से भी इंशाल्लाह अपकमिंग डेज़ में आएंगी। तो आप चैनल देखते रहिए मेरा, और अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।